जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज जो है मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि है। तो हम सभी लोग जो है मंगल पांडे जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल पांडे जी का जन्म जो था वो 19 जुलाई, ठीक है, जन्म कब हुआ था बेटा? 19 जुलाई 1827 को। और इनकी मृत्यु जो है, मतलब इनको फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी जो है वो 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। ये 34वीं इन्फेंट्री, बंगाल की जो इन्फेंट्री सेना थी उसके ये सैनिक थे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इन्होंने कारतूस जो थे ना, चर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए मना कर दिया था, और उसको ही इन्होंने अपने जो जनरल था उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस वजह से इनको फांसी दे दी गई थी कब? 8 अप्रैल 1857 को। और यह एक ब्राह्मण परिवार के थे और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के। कहाँ के थे ये बेटा? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ये रहने वाले थे, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो मंगल पांडे जी जो है एक बहुत ही महान, ठीक है, शख्सियत थे। इनके बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कितना। आप खुद देखिएगा, 1827 से 1857, कितनी कम उम्र में जो है, ऐसे माना जाता है कि 1857 की क्रांति के अग्रदूत महानायक इन्होंने ही जो था कि उस जो ज्वाला थी 1857 की क्रांति जो थी उसको शुरुआत दी थी, ठीक है। तो उसके ये नायक थे। चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग जो है वह जय हिंद लिखिएगा। फिर हम क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ठक्कर आयोग, यूसी बनर्जी आयोग, शिवराम आयोग या मुखर्जी आयोग? बताइएगा। तो देखिएगा, इंदिरा गांधी जी की हत्या जो होती है वह 31 अक्टूबर 1984 को होती है। कब होती है? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। और इनकी हत्या की जांच के लिए जो है वो किस आयोग का गठन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ठक्कर आयोग। कौन सा आयोग होता है? ठक्कर आयोग, जिसका गठन 1984 में होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली महिला जिसने भारत रत्न प्राप्त किया, भारत की प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला थी ये, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जो यूसी बनर्जी आयोग था, तो आपको याद होगा इसका गठन 2002 में हुआ था। गुजरात में एक कांड हुआ था, गोधरा कांड। कौन सा कांड हुआ था? गोधरा कांड हुआ था। जो आज के नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय ये वहाँ के सीएम थे, ठीक है, सांप्रदायिक दंगों के लिए। तो उसकी जांच के लिए जो है वो यूसी बनर्जी आयोग जो था इसका गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, सूर्य है, बृहस्पति है या बुध है? बताइएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा ताप में अंतर किस ग्रह में पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? बुध हो जाएगा। देखिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट, तो कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तब भी क्या आंसर हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में ही सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कौन पूरी करता है? तो भी क्या हो जाएगा? बुध। पृथ्वी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कैसा? सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बेटा पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। शुक्र, तो देखिएगा सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा है बेटा? सबसे चमकीला ग्रह है,
ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम है। कैसा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम है। इसके साथ में ही सबसे गर्म ग्रह है। कैसा है बेटा? सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं? इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको भोर या शाम का तारा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट किसके हैं? शुक्र से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपका बृहस्पति जो है तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति है। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो किसका है? तो बृहस्पति के अंदर है, जिसका नाम है गैनीमिड। कौन सा है? गैनीमिड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो दूसरे प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में कहाँ मनाया गया? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या त्रिपुरा? बताइएगा कि परशुराम कुंड महोत्सव 2023 में कहाँ पर मनाया गया। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? अरुणाचल प्रदेश। पहली बात तो आप लोग चारों राज्यों की राजधानी लिख दीजिएगा जल्दी से। तो परशुराम कुंड महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश में ही तोरग्या महोत्सव मनाया गया। कौन सा बच्चा? तोरग्या महोत्सव मनाया गया। मणिपुर में, तो मणिपुर में देखो, एक तो संगाई महोत्सव होता है। कौन सा होता है? संगाई महोत्सव होता है। यशांग महोत्सव होता है, बताए थे ना। शुमंग लीला महोत्सव होता है। कौन सा होता है? शुमंग लीला महोत्सव होता है। राजधानी लिखिएगा जल्दी से सभी लोग। नागालैंड में आप लोगों को पता है हार्नबिल त्यौहार होता है। ठीक है, कौन सा होता है? हार्नबिल होता है। यहीं पर ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा बेटा? ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। त्रिपुरा में आपको पता ही होगा खारची पूजा होती है या खारची उत्सव मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश के जो तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा है। और त्रिपुरा की क्या हो जाएगी? अगरतला हो जाएगी। ठीक है, तो सारी राजधानी वगैरह भी आप सभी लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को जो भी मन में, जैसे कि देखो मणिपुर में लोकटक झील है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न इस तरीके से, जैसे कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं इनको आप लोग जो है अपने मन में लगातार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग कि वर्ष 2022-23 में, ठीक है ये मई लिख गया है, वर्ष 2022-23 में ये यहाँ पर वैक्सीन निर्माण है बेटा, थोड़ा सा सही कर लो, टाइपिंग एरर है। वैक्सीन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये डाटा बड़ा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि वैक्सीन निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है, दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, अंडा उत्पादन में कौन सा है, इस तरीके से। तो देखिएगा, वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान है। अच्छा, पहला स्थान और किस में है? तो दुग्ध उत्पादन में। किस में? दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का। और वैक्सीन उत्पादन में भी है। ठीक है, अब कच्चे इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। किसमें? कच्चे इस्पात उत्पादन में। और साथ में ही जो फ़ोन निर्माण होता है ना, मोबाइल फ़ोन निर्माण, तो मोबाइल फ़ोन निर्माण में भी जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पे मोबाइल फ़ोन का निर्माण भारत में होता है। अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। किसमें? अंडा उत्पादन में। और साथ ही ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। किसके? ऑटोमोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है। चौथा स्थान किसमें है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि रेलवे नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है विश्व में। ठीक है, इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी मुद्रा भंडार में, किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है, तो
तो ये भी आप लोग याद रखना कि विश्व में छठा स्थान जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार में किसका है, भारत का है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि वैक्सीन निर्माण में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो भारत है। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर, 11 फरवरी, 26 दिसंबर या 3 नवंबर, बताइएगा। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नवंबर को। कब, 3 नवंबर को। और पहली बार जो है कब मनाया गया इसको, इस दिवस को पहली बार 2022 में मनाया गया। कब मनाया गया बेटा, 2022 में। 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। क्या मनाया जाता है बच्चों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। 11 फरवरी को हम लोग समर्पण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, और समर्पण दिवस जो है वो हम लोग किसकी याद में, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है समर्पण दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चा, वीर बाल दिवस। और वीर बाल दिवस का क्यों मनाते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वह वीर बाल दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों पर LOC के पास में क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। मतलब जो जम्मू कश्मीर का ग्रामीण क्षेत्र है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है, तो वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन मेघचक्र या ऑपरेशन आहट, बताइएगा। छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। क्या चलाया है बेटा, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन दोस्त किसने चलाया है, तो भारत सरकार के द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भूकंप, ठीक है, जो तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्र था ना, तो इन दोनों देशों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। क्यों, क्योंकि बाल यौन शोषण से किससे संबंधित है, याद रखना, बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है। और ऑपरेशन आहट जो है वह रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। किसने, रेलवे सुरक्षा बल ने। और ऑपरेशन आहट किसके लिए, तो जो महिलाएं और बच्चे हैं, किनके लिए, महिलाएं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। तस्कर जो होते हैं ना, महिलाओं और बच्चों को उठा ले जाते हैं, तो उनसे रेलवे सुरक्षा बल ने उनसे बचाने के लिए ऑपरेशन कौन सा शुरू किया है, ऑपरेशन आहट शुरू किया है बच्चा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 7वां प्रश्न है हमारा कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि किस राज्य में हुई है। देखिएगा 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट आई है कब, 2021 में। कब आई है बेटा, 2021 में। प्रत्येक 2 साल बाद यह आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो सर्वाधिक ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि कहाँ पर हुई है, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, बताइएगा। तो बेटा सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वन आवरण में कहाँ वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन है, तेलंगाना में वृद्धि हुई है कितनी, 632 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उड़ीसा जो है वो 3rd स्थान पर है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है और यहाँ पर कितना रहा है, तो 537 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लें न्यूनतम वृद्धि
या सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पहले नंबर पे, और न्यूनतम में दूसरे नंबर पे कौन रहा है? तो बेटा मणिपुर रहा है। कौन रहा है? मणिपुर। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो बेटा सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अगर न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम वनावरण जो है क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर है? तो बेटा सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है, फिर पंजाब में है, और फिर हमारा गोवा वाले बीच पर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 7वें प्रश्न का? सी आंसर आपका सही हो जाएगा कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि। देखिएगा ये क्षेत्रफल है और ये वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है हमारा कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व सीईओ किसे बनाया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यश सोमनाथ या अनिल कुमार लाहोटी? बताइएगा कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व सीईओ किसे बनाया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा? अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया है। किसको? अनिल कुमार लाहोटी को। यशवर्धन सिन्हा जी कौन है? तो याद रखिएगा कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, याद रखना आप लोग। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी क्या हैं? बताइएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है बेटा? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। और यश सोमनाथ कौन है बेटा? तो यह इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, किसके अध्यक्ष हैं बच्चा? इसरो के अध्यक्ष हैं। ये आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। बाकी रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व सीईओ किसको बनाया गया है? तो अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए बच्चा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लास्ट तक बने रहिएगा, ज़बरदस्त सी शायरी सुना के आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न तक जरूर बने रहिएगा। तो भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी, बरेली, लखनऊ या मथुरा? बताइएगा। तो बच्चा 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान जो है वह झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? झांसी के अंदर स्थित है। बरेली में क्या है? तो सबको पता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अनुसंधान संस्थान। ठीक है, लखनऊ के अंदर क्या है? तो केंद्रीय उपोष्ण संस्थान है। क्या हो जाएगा? केंद्रीय उपोष्ण संस्थान हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लखनऊ के अंदर हैं, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, CDRI है। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। और मथुरा के अंदर क्या है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। क्या है बेटा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड ऑकलैंड को या विलियम बेंटिक्वा को? बताओ। तो देखिएगा, सिविल सेवा का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको बच्चा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अच्छा, जो चार्ल्स मैटकॉफ था इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके साथ में लॉर्ड ऑकलैंड था, इसके समय में क्या हुआ था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसके समय में। ठीक है बेटा। और जो विलियम बेंटिक है इसने सती प्रथा का अंत किया। क्या किया? सती प्रथा का अंत किया। इसी ने ही जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये क्या बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि सिविल सेवा का जनक जो है कार्नवालिस को कहा जाता है। अच्छा, कार्नवालिस के समय में ही जो रेवेन्यू बोर्ड था उसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे, दाब, हर्ट्ज, केल्विन, बताइएगा। इसके साथ में आप लोग इसका भी बताइएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, लेंस की क्षमता के अलावा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ये भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसके साथ में विभवांतर का मात्रक क्या होगा? ठीक है, और विभवांतर के बाद में विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। तो देखिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराडे। क्या हो जाएगा बच्चा? फैराडे हो जाएगा। दाब किसका मात्रक होता है? तो पास्कल का होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ताप का मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा, लेंस की क्षमता हम लोग किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर में मापी जाती है ना। और ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं बेटा? तो कैंडेला मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है बताइएगा जल्दी से? तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम। क्या हो जाएगा बच्चा? ओम हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 11वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन, बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तो कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी की गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई बेटा। क्या जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें जो है दल बदल कानून लाया गया। 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल कानून था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ बच्चा? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है? तो बी आर मेहता को। किसको? बी आर मेहता को, क्योंकि इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको आगे किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा कि 15वां हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बताइएगा। तो देखिएगा, 15वां जो हॉकी पुरुष विश्व कप था इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछ लिया जाए उद्घाटन, तो बारावाती स्टेडियम था कटक के अंदर, उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर बेटा? कटक में। ठीक है, अच्छा, इसमें विजेता कौन रहा है? तो इसमें विजेता रहा है जर्मनी। और उपविजेता कौन रहा है? तो बच्चा उपविजेता रहा है बेल्जियम। कौन रहा है? बेल्जियम रहा है। भारत का स्थान जो है इसमें नमा रहा है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 9वें स्थान पर इसमें रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसका आधिकारिक गीत मैंने आप लोगों को बताया था कि हॉकी है दिल मेरा। शुभंकर मैंने बताया था ओली था, जो किसका संबंधित है? तो ऑलिवर रिडले कछुआ से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलिए 14वां प्रश्न है हमारा कि आधुनिक खगोलिकी का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल, टॉलमी को, मार्टिन बेहम को या निकोलस कॉपरनिकस को, बताइएगा।
कि आधुनिक खगोलिकीय जो है इसका पिता किसको कहा जाता है। 14वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा 14वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसको कहा जाता है, निकोलस कॉपरनिकस को कहा जाता है। जो जेम्स रेनेल थे इनको भारतीय मानचित्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय मानचित्र का पिता, ठीक है, या जनक जो भी कह लो। टॉलमी जी जो थे इनको मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। और जो आपके मार्टिन बेहम थे इनको क्या कहा जाता है, तो मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व ग्लोब का निर्माता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, बताइएगा। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को। किसको बच्चा, हिकेटियस को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि उरांव जनजाति किस राज्य में निवास करती है, राजस्थान, झारखंड, अंडमान निकोबार या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो देखिएगा जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो एक तो मीणा जनजाति निवास करती है, सांसी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है, ठीक है। आपका झारखंड में संथाल रहते हैं, कौन रहते हैं, संथाल रहते हैं, असुर जनजाति रहती है, ठीक है, कोरबा जनजाति रहती है और साथ में उरांव जनजाति भी रहती है। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अंडमान में कौन रहते हैं, तो शैम्पेन जनजाति रहती है, सोम्पेन, ओंगे जनजाति रहती है, ठीक है, जारवा जनजाति रहती है, सेंटलीज रहती है या सेंटली कुछ भी कह लो, ठीक है। ये सारी जनजातियां कहाँ रहती हैं, तो अंडमान निकोबार में निवास करती हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक चीज़ और है आप लोगों के लिए। पहली बात तो आप लोग होमवर्क याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये आंसर जो है आप लोगों को होमवर्क में बताने हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और 2023 की थीम क्या है इसकी, ठीक है, ये भी बताना है। पूरा इसके बारे में सारी डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। चलिए अब बाकी आप लोग जो है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था उसको शुरू करते हैं। चलिए जैसे सुनिएगा, खैर अपनी शादी में बुलाना मैं आऊँगा ज़रूर, खैर अपनी शादी में बुलाना मैं आऊँगा ज़रूर, एक ही निवाला सही पर खाऊँगा ज़रूर, खैर अपनी शादी में बुलाना मैं आऊँगा ज़रूर, एक ही निवाला सही पर खाऊँगा ज़रूर, उस दिन सबके सर पर सहरे देखूँगा, उस दिन सबके सर पर सहरे देखूँगा, सारी रात रुककर सातों फेरे देखूँगा, सारी रात रुककर सातों फेरे देखूँगा, मुझे तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है, वो आग जितनी गर्म है वो आग देखनी है, तुम्हारी आंखों में मुझे शर्म देखनी है, वो आग जितनी गर्म है वो आग देखनी है, उस रात में आखिरी बार रात नाचूंगा, उस रात में आखिरी रात नाचूंगा, जिस रात में तुम्हारी बारात में नाचूंगा, कोई कहेगा रुखसती के वक्त आँख में आंसू नहीं है, कोई कहेगा रुखसती के वक्त आँख में आंसू नहीं है, मैं कहूँगा मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं, ठीक है। चलिए अगर इस आप लोगों को शायरी पसंद आई हो थोड़ा सा बता दीजिएगा, बाकी जो है जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका आंसर आप लोग ज़रूर करिएगा, बाकी आप लोग जैसे चाह रहे हैं वैसा बताइएगा। बाकी हाँ एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया है, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए एक सेकंड लिस्ट भी अभी आएगी, तो आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा, हो सकता है आप लोगों का सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जो है वो लगातार मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,